नमस्कार मित्रों, करंट अफेयर की क्लास में स्वागत है आपका। और इसमें हम सितंबर का करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। ये क्रोनोलॉजी सितंबर वाली मार्केट में आ चुकी है, आपने इसको खरीद ली होगी, देख ली होगी। तो इसके नोट्स का हम रिवीजन करने वाले हैं और हम इस वीडियो में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक परिदृश्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और राजस्थान का जो परिदृश्य है वो देखने वाले हैं। तो इसमें हम कुछ तस्वीरों के माध्यम से भी देखेंगे ताकि आपके जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाए। जैसे पहला 13वां सोलर प्लांट जो लगाया गया है मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में, वो दो कुल रामसर साइट जो राजस्थान में 2 है और भारत में 75 हो चुकी है, इसके बारे में हम देखेंगे। उसके अलावा जैसे हम बात करें तो अगली हम देखें, जैसे परमाणु संयंत्र ये है वो चीन का युआन 5 यान जहाज़ जो श्रीलंका में आया था हम्बनटोटा पर और भारत ने इसका विरोध किया था, तो इसके बारे में। इसके अलावा जैसे नए उपराष्ट्रपति बने हैं, उनकी पूरी चुनावी प्रक्रिया। मालदीव के जो राष्ट्रपति है वो भारत आए तो वो हम देखेंगे, मोहम्मद सालेह हैं। कथक नृत्यांगना जयपुर की, जिसको गोल्ड मेडल मिला है, भारत की सबसे लंबी ट्रेन, ठीक है। उसके अलावा जैसे वीर दुर्गादास की जो प्रतिमा लगी है, तो बहुत सारे जो फैक्ट है वो हम देखने वाले हैं। तो चलो हम देखते हैं नोट्स के माध्यम से। भारत और श्रीलंका। तो श्रीलंका और भारत के बीच में पाक, जलडमरू और मन्नार की खाड़ी है, इनसे ये अलग होता है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। हाल ही में अभी ये आर्थिक संकट से जूझ रहा था, राजनीतिक उठापटक भी हुई, राष्ट्रपति यहाँ से भाग गए और अब विक्रम रानिल सिंह जो प्रधानमंत्री थे उनको राष्ट्रपति बनाया जा चुका है। इतनी बात आपको क्लियर है। भारत ने श्रीलंका को अब क्या, एक ड्रोनियर समुद्री निगरानी टोही विमान, यानी जो निगरानी का विमान है वो पहले 2 साल पहले समझौता हो रखा था, तो उसके तहत जो है वो दिया है। हालांकि इससे पहले की बात करें तो थोड़ी नाराज़गी भी चल रही थी। श्रीलंका में चीनी जहाज युआन वांग 5, अभी जो हमने तस्वीर में देखा, तो वो आया था हम्बनटोटा बंदरगाह पर, जो कि चीन ने ही इसको विकसित किया है। तो भारत ने आपत्ति की थी कि इस पर जो राडार लगे हुए हैं वो भारत के जो सैनिक ठिकाने हैं उनकी जासूसी कर सकता है। इसी प्रकार से चीन का ही एक बना हुआ है पाकिस्तान में, पाकिस्तान का खुद का तो नहीं है, चीन द्वारा निर्मित है। पाकिस्तान का युद्धपोत है जिसका नाम है तैमूर, ये भी उसकी राजधानी जो कोलंबो है वहाँ पर रुका था। तो इन चीज़ों के बावजूद भी भारत ने जो है श्रीलंका को बड़ी संख्या में राशि भी जो डोनेट की है उसको ब्याज पे दी है, और उसके अलावा जैसे ये टोही विमान भी दिया है। भारत और मालदीव, जैसे ये भारत का नक्शा है, ये श्रीलंका है, और इधर यहाँ पे कुछ द्वीप टापुओं के रूप में, जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान है, वैसे एक द्वीप वाला देश है मालदीव। इसको बोलते हैं, द्वीप नहीं बोलते, मालदीव। राजधानी इसकी माले है और इसके राष्ट्रपति जो है वो है राजधानी माले, और यहाँ के राष्ट्रपति है इब्राहिम मोहम्मद सालेह है। तो ये आप याद रखना। यह भारत की यात्रा पर आए और भारत ने मालदीव को 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर की जो राशि है वो ऋण सुविधा जो है वो प्रदान की है, ठीक है। अगली हम बात करें यूएनओ में भारत कि यूएनओ जो है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी महासभा ने एक और नया मानव अधिकार जारी किया है, स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण तक पहुँच। मतलब यानी स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण भी होना एक मानव का मूलभूत अधिकार है। तो इसको भी एक सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषित किया है। तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। यूएनओ की सुरक्षा परिषद जो है, तो यूएनओ का आपको पता ही है, महासभा है, सुरक्षा परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से 6 प्रमुख इसके अंग हैं, जिसमें सुरक्षा परिषद में 5 तो स्थायी सदस्य है और 10 अस्थायी सदस्य जो 2-2 साल के लिए बनते हैं। तो कुल जो 15 सदस्य हैं, तो इन्होंने एक आगे सम्मेलन का कहा है
कि आतंकवाद निरोधी समिति भी बनी हुई है सुरक्षा परिषद के सदस्यों की। तो उनकी एक विशेष बैठक भारत में होगी। कब होगी? अक्टूबर में, आने वाले महीने में। कहाँ कहाँ? दिल्ली और मुंबई में होगी। भारत सुरक्षा परिषद के जो 10 अस्थायी सदस्य हैं उसमें अभी शामिल हो रखा है 2 साल के लिए, और ये रोटेशन से होता है। तो दिसंबर 2022 तक भारत का अपना कार्यकाल है अभी, तो अस्थायी सदस्यों के रूप में। अमेरिका और ताइवान। ताइवान एक चाइना के पास में छोटा सा देश है, जैसे आपको मैप में दिखा देते हैं। देखिए, जैसे ये चाइना है, ये मंगोलिया, ये भारत, ये इधर म्यांमार हो गया, तो ये जापान। तो ये आप देख सकते हैं कि चाइना के पास में एक छोटा सा देश है ताइवान। तो चाइना जो है इसको अपना ही हिस्सा मानता है, क्योंकि वो क्रांति के समय आपको याद होगा यहाँ पे सरकार चली गई थी, और ताइवान जो है वो अपने आप को एक स्वतंत्र देश मानता है। ताइवान का ये कहना है कि वह अपने आप में एक स्वतंत्र है। तो अमेरिकी कांग्रेस यानी अमेरिका की जो संसद है उसकी पहली महिला स्पीकर नैन्सी पेलोसी। तो 2 बातें, पहली महिला बनी है नैन्सी पेलोसी, उसने ताइवान की अभी हाल ही में यात्रा की, तो चीन ने इसका घोर विरोध किया। नैन्सी पेलोसी जो है वो अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी जो निचला सदन है, जैसे अपने लोकसभा है वैसे, वहाँ की स्पीकर है, ठीक है। तो उसने यात्रा की, तो चीन ने इस यात्रा का विरोध किया है, क्योंकि उसका मानना है कि ताइवान तो उसी का एक हिस्सा है। तो उसकी यात्रा करने का मतलब है कि चीन पर नमक छिड़कना, जबकि ताइवान जो है वो स्वयं को एक संप्रभु राष्ट्र मानता है, क्योंकि उसकी अपनी एक सरकार है चुनी हुई, उसका अपना एक संविधान है। तो इसको लेकर काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय गर्मागर्मी हुई। सिंगापुर जो है वहाँ पर एक हरा खुला क्षेत्र है जिसका नाम है पडांग। तो इस पडांग को जो है क्या किया है, सिंगापुर ने अपना राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है 75वां, यानी इससे पहले 74 स्मारक वो घोषित कर चुका है। ये भी आपको दिखा देते हैं कि ये जो पडांग है वो क्या है। ये है, देखो इस प्रकार का क्षेत्र है ये सिंगापुर में पडांग, काफ़ी हरा भरा, इमारतें वगैरह। तो ये सिंगापुर में है पडांग, इसको अपना राष्ट्रीय स्मारक जो है वो घोषित किया गया है। वैश्विक शांति आयोग का प्रस्ताव, जैसे यूएनओ है विश्व में युद्ध वगैरह रोकने के लिए, वैसे ही एक प्रस्ताव आया है। किसने दिया है? मेक्सिको ने। मेक्सिको कहाँ है? आपको याद होगा, महाद्वीपों की बात करें तो जैसे कनाडा वगैरह है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उसमें कनाडा है, अमेरिका है, और नीचे एक देश है मेक्सिको, जो कि चांदी उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो मेक्सिको देश ने एक प्रस्ताव रखा है कि एक आयोग बनना चाहिए जिसमें 3 सदस्य तो हो ही मेक्सिको के अनुसार। एक तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, दूसरा यूएनओ संयुक्त राष्ट्र का महासचिव जो है एंटोनियो गुटेरेस वो हो, और एक हो ईसाई धर्म का सबसे बड़ा धर्म गुरु यानी कि पोप फ्रांसिस। तो 3 इन महान हस्तियों को सदस्य बनाया जाना चाहिए। तो हालांकि भारत के लिए तो गर्व की बात है कि भारत का जो नेतृत्व है उसको इतना जो है उससे अपेक्षाएं हैं उससे इतने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये सुझाव है, इनका मानना है। अब बात करते हैं जर्मनी की। तो विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन सेवा, यानी अब देखो आपको पता है कोयले से चलने वाला ज़माना गया, डीजल से जो ट्रेनें चलती है उससे भी प्रदूषण होता है। तो ग्रीन हाउस गैसों का जो मैटर चल रहा है जलवायु परिवर्तन का, तो वो ज़माना भी जाने वाला है। अब हाइड्रोजन से जो है ट्रेन चलेगी जिससे कार्बन जो है वो शून्य उत्सर्जन होता है। तो ये था वैश्विक घटनाक्रम जिसमें 3-4 बातें हमने देखी। एक तो मालदीव के राष्ट्रपति हैं वो भारत आए, श्रीलंका जो है उसको भारत एक टोही विमान ड्रोनियर देगा। उसके अलावा यूएनओ जो है उसने मानवाधिकार की घोषणा कर दी है। स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण को यूएनओ जो है उसकी एक आतंकवाद निरोधी जो समिति है उसकी बैठक दिल्ली और मुंबई में होने वाली है। उसके अलावा हमने जर्मनी का देखा कि हाइड्रोजन ट्रेन सेवा जो है शुरू कर दी है। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर में पेडांग जो जगह है उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया है। तो ये कुछ 5-7 बिंदु जो थे वो थे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के। अब बात करें राष्ट्रीय घटनाक्रम की, तो रामसर स्थल। ये रामसर स्थल क्या है? तो इसका भी मैंने यहाँ पे आपको मैप के रूप में शुरुआत में हमने चर्चा की थी कि ये जो है आप देख पा रहे होंगे, हालांकि इसमें बहुत छोटा है।
तो ये भारत की रामसर साइट्स है। जैसे राजस्थान की बात करें, सांभर लेक और केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर के आसपास, तो राजस्थान में ये 2 रामसर स्थल है। भारत में अभी एक साथ 21 रामसर स्थल घोषित किए गए हैं, जिससे कुल मिलाकर इनकी जो संख्या है वो हो चुकी है 75। 75वां तो अभी भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है, तो याद रखने में कोई आपको कठिनाई नहीं आएगी। रामसर स्थल है क्या? आर्द्र भूमि। जैसे सांभर झील के आसपास भूमि जो है वो आर्द्र है, तो उसकी सुरक्षा, वहाँ के पर्यावरण की सुरक्षा, वहाँ के जीवों की सुरक्षा, इसको लेकर एक समझौता। इसी प्रकार से राजस्थान में केवलादेव के पास नदी जो है बहती है, उस वजह से वो भी इलाका जो है आर्द्र है। राजस्थान में 2 क्षेत्र है, सांभर झील याद रखना, और दूसरा केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य वाला। ईरान जो देश है भारत के पड़ोस में, पाकिस्तान का पड़ोसी, उसमें रामसर स्थान पर 1971 में एक समझौता हुआ जिसे कहते हैं रामसर कन्वेंशन। उस रामसर कन्वेंशन पर भारत ने 1982 में हस्ताक्षर किए, और अब कुल मिलाकर भारत में ऐसे क्षेत्र कितने हो गए हैं? 75। 75 के बाद में अगली बात करें 76, तो 76वां स्वतंत्रता दिवस। अभी आज़ादी को 75 साल पूरे हो गए, तो 76वां यानी कि पहला तो 1947 में मना लिया था ना। जैसे मान लो होता है ना कि बालक होता है कि 15 साल का हो गया, अब 16वां लग गया, तो इसी प्रकार से 75 वर्ष पूरे हुए और 76वां स्वतंत्रता दिवस भारत ने अभी मनाया। ठीक है, तो 15 अगस्त 2022 को मनाया, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार 9वीं बार प्रधानमंत्री जब से बने हैं 14 से, तो लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। मोदी जी ने आगामी 25 वर्षों के लिए पंचप्रण, याद रखना, पंचप्रण जो है उसकी घोषणा की है। कौन कौन से प्रण कहे हैं? एक तो बड़े संकल्प लेना, देश के विकास के लिए बड़े संकल्प लेना। दूसरी बात है कि गुलामी का अंश जहाँ कहीं भी अपने मन में है उसको उखाड़ फेंकना। तीसरा है अपनी विरासत पर गर्व करना, देश की जो चीज़ें हैं, चाहे वो मोन्यूमेंट हो, चाहे संविधान हो, चाहे इतिहास हो, जो कुछ भी अपना देश का है उस पर एकता और एकजुटता रखना। और अगला और अंतिम प्रण है नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करना। कर्तव्य चाहे वो संविधान में बताए हुए वो हो या एक सामान्य नैतिक कर्तव्य हो, हम अगर इनका पालन करेंगे तो आने वाले 25 सालों में भारत को महाशक्ति, विश्व शक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता। आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आप सबको पता है। एक छोटा सा चीज़ और बता दें, अमृत महोत्सव के नाम से ही हमने भी एक अमृत नाम से टेस्ट सीरीज भी चलाई है, जो हमने 15 अगस्त को ही लॉन्च की थी। यस गुरु एप्लीकेशन के ऊपर है, आप एक बार विजिट ज़रूर करना। क्या है इसमें? इसमें है राजस्थान जीके के क्वेश्चन। कितने? शुरुआत की थी तब हमने 1500 को कहा था, अब ये 2700 हो गए हैं, और इसकी सहयोग राशि 75 अमृत के नाम से हमने रखी है। और इसमें कक्षा 6 से 10 तक की जो राजस्थान अध्ययन की किताबें चल रही है अभी बोर्ड में, राजस्थान में नई वाली, उनमें से क्वेश्चन बनाए हुए हैं टेस्ट पेपर। जैसे कक्षा 6 से 4-5 टेस्ट है, 7 से 5 या 6 है, 8 से हैं, फिर 9 से, और कक्षा 10 से बहुत ज़्यादा टेस्ट बनाए, क्योंकि 10 में बहुत ज़्यादा मैटर, बहुत ज़्यादा फैक्ट है। और विद्यार्थियों का कमेंट आते हैं कि हमने किताब पढ़ ली, उसके बावजूद भी क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं। तो उसका वजह यह है कि हम पढ़ तो लेते हैं मगर फैक्ट पर गौर नहीं करते। और हर एग्ज़ाम में जो कि राजस्थान में होता है, चाहे वो कोई सा भी राजस्थान का एग्ज़ाम हो, RS, EO, पटवारी, पुलिस, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, कोई सा भी हो, सभी में राजस्थान बेसिक जीके पूछा जाता है। और ये जो किताबें हैं विशेषकर कक्षा 9 और 10 की बहुत उपयोगी है। तो इन्हीं से हमने अमृत टेस्ट सीरीज जो है वो ला रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर आप उसको विजिट करना। तो अमृत महोत्सव 13 से 15 के बीच हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया गया था, तो आपने भी ज़रूर अपने घर पे तिरंगा फहराया होगा। जय हिंद कमेंट में आप लिखें। तो हो गई बात, आगे चलते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव। तो अभी हमने तस्वीर भी देखी उपराष्ट्रपति महोदय की, पुनः दिखा देते हैं। यह है उपराष्ट्रपति महोदय धनखड़ साहब, ये राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू, और ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय। भारत के 3 बड़े प्रमुख पदाधिकारी ये
राष्ट्र के जो संवैधानिक प्रमुख, ये वास्तविक प्रमुख और ये इनकी जगह कार्य संभालने वाले। तो देश के 14वें, ये याद रखना, 14वें उपराष्ट्रपति राजस्थान के झुंझुनू जिले के जगदीप धनखड़ बने हैं। आपको याद होगा कि ये पहले अखबारों में, न्यूज़ में आते रहते थे, ममता बनर्जी को लेकर इनके से जो है मनमुटाव चलता रहता था। तो पश्चिमी बंगाल के ये राज्यपाल भी रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, यानी शपथ कौन दिलाता है उपराष्ट्रपति को? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, ठीक है। धनखड़ ने विपक्ष के प्रत्याशी मार्गरेट अल्वा, ठीक है, इनको पराजित किया। 725 कुल वोट थे, जिसमें से कुछ जो खारिज हो गए, 10-15 पीछे जो बचे, उसमें से 528 वोट जो है इनको मिले हैं जगदीप धनखड़ को। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, 66A के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, देखो ये ध्यान रखना, संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा, केवल संसद, न कि राज्यों के विधानमंडल, केवल जो केंद्र सरकार है उसके जो दोनों सदन है, लोकसभा राज्यसभा, वो और उन दोनों के भी सभी सदस्य यानी मनोनीत जो होते हैं वो भी इसमें भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग नहीं लेते, ठीक है। और राष्ट्रपति में राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, केंद्र शासित की जो 2 विधानसभाएं, वो भी भाग लेती है। तो एक गठित निर्वाचक मंडल से होता है। और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी राष्ट्रपति की तरह ही वही तरीका है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की जो विधानसभा है वो भाग नहीं लेती, विधानसभा, विधान परिषद या फिर विधानमंडल, राज्यों का इसमें कोई वो नहीं है। अनुच्छेद 63, ठीक है, 52 में राष्ट्रपति के बारे में है और 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है, यानी राज्यसभा का जो अध्यक्ष है यानी कि सभापति है वो उपराष्ट्रपति स्वतः ही हो जाता है। भारत में उपराष्ट्रपति संबंधी प्रावधान कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से जो है वो लिए गए हैं, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी लगातार 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति बने, ऐसे भी ये 2 रहे हैं। आगे की हम बात करें इसमें, तो उपराष्ट्रपति जो देश के राष्ट्रपति भी बने तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी की एक खास बात याद होगी आपको, जिनके समय दोहरी मत करना हुई, वी 2 बार वी आ गया ना, तो ऐसे याद रख लेना। आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और KR नारायणन। अगला फैक्ट देखें तो कृष्णकांत भारत के 10वें उपराष्ट्रपति थे, जिनका पद पर, यानी 10वें का मतलब ऐसे नहीं जो 10वें, मतलब 10वें थे वैसे ये, तो ये कृष्णकांत ऐसे उपराष्ट्रपति है जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया। भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अब तक जो भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं उनकी सूची अगर आपको देखनी हो तो 1 नंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनकी याद में शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। दूसरे जाकिर हुसैन, तीसरे वी गिरी, चौथे गोपाल स्वरूप पाठक, 5वें BD जत्ती, 6ठे मोहम्मद हिदायतुल्ला, 7वें उपराष्ट्रपति R वेंकटरमन, 8वें डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 9वें KR नारायणन, 10वें कृष्णकांत, 11वें भैरव सिंह शेखावत, 12वें हामिद अंसारी, 13वें M वेंकैया नायडू और 14वें जो है अभी बने हैं वो है जगदीप धनखड़। स्कूल व्याख्याता का जो पहला पेपर है जीके वाला, उसमें पॉलिटिकल साइंस के 5 सवाल आने हैं, उसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये टॉपिक भी है। आपने अगर क्लास देखी होगी यस गुरु एप्लीकेशन पर वीडियो क्लासेज में, उसमें 10 वीडियो क्लासेज में पॉलिटिकल का जो जीके वाला पार्ट है, फर्स्ट ग्रेड में जो 5 क्वेश्चन उसके आने हैं, उसको 10 वीडियो में काफ़ी गहराई से करवाने का प्रयास किया गया है। लगभग 5 घंटे के वीडियोज़ है, तो वो आप ज़रूर देख सकते हैं यस गुरु एप्लीकेशन में कोर्सेज में। तो क्लियर हो गया उपराष्ट्रपति का
कि उपराष्ट्रपति जो है वो 14वें हैं, चुनाव कैसे होता है और क्या प्रक्रिया है, कहाँ के राज्यपाल थे, इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, कौन भाग नहीं लेता है वगैरह वगैरह। प्रोजेक्ट चीता, चीता जो है भारत में इसकी कमी है, तो अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में एक नामीबिया देश से हैं, वहाँ से चीते जो है वो लाकर राजस्थान में और भारत के अन्य देशों में बसाई जाने की योजना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना था, अब उसमें थोड़ा संशोधन कर दिया गया है। कब? वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2021 नया आ गया है इसकी जगह। 21 में वो चल रहा था, अब पारित होते होते 22 हो गया, तो अभी 2022 में लोकसभा में भी पारित हो गया है। विश्व का सबसे बड़ा 13वां सोलर पावर प्लांट, ये आपको अभी दिखाया था, पुनः दिखा देते हैं। ये रहा, देखो बहुत शानदार। आप सोचिए कि कितना बड़ा है, शानदार है और कितना ये एनर्जी देगा। बहुत ज़्यादा मात्रा में ये सारी सोलर प्लेटें हैं। ये पानी है, पानी के अंदर, नदी के अंदर, मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर के पास में। तो यहाँ से जो है वो ग्रीन एनर्जी, जिसमें कोई प्रकार का पर्यावरण को नुकसान नहीं है, सूर्य की किरणों से बनेगी। तो मध्य प्रदेश में इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, जैसे राजस्थान में विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है भड़ला, जोधपुर में, वैसे ये है विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ पानी के अंदर, पानी के ऊपर सोलर प्लांट। तो मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर बांध पर बन रहा है। यह 1 वर्ष में 600 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। बिहार विधानसभा में अभी हलचल हुई, आपको पता होगा। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला जनता दल यूनाइटेड, उनकी पार्टी है, उसने अब क्या गठबंधन कर लिया है, बीजेपी को छोड़ के लालू प्रसाद जी वाली पार्टी जो है राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है, लालटेन, और कांग्रेस के साथ मिलकर जो महागठबंधन है वो बना लिया है और भाजपा से संबंध तोड़ दिए हैं। पहले भी ऐसा हुआ है समय समय पर। नीतीश कुमार ने अब तक कुल मिलाकर 8वीं बार, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, जैसे मोदी जी ने 9वीं बार तिरंगा फहराया लाल किले पे, तो वैसे आप याद रख सकते हैं नीतीश कुमार ने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है वो ली है। बिहार का उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है, आरजेडी, लालू जी वाली जो पार्टी है, लालू जी के जो बेटे हैं तेजस्वी यादव, उसको बनाया गया है। तो ये थी थोड़ी बिहार की हलचल। गोवा की बात करें, क्योंकि राष्ट्रीय घटनाक्रम चल रहा है, तो गोवा ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर जल, इसमें क्या है कि हर घर के अंदर, जैसे बिजली का कनेक्शन की योजना थी पहले, अब बन गई है, वैसे ही नल का कनेक्शन हो। तो ये जो योजना, इसके तहत नल कनेक्शन हर घर में पहुंच गया है। तो इसलिए गोवा एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है, प्रथम राज्य, जिसमें ये कंप्लीट हो गया। तो ये किसके तहत है, ये है जल जीवन मिशन। इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी, प्रधानमंत्री जी ने। इनका टारगेट है कि 2024 तक सभी परिवारों तक, भारत के सभी घरों तक पेयजल की आपूर्ति जो है, नल का जो कनेक्शन है वो पहुँचे। यहाँ पे मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आपके घर में नल आता है, विशेष सावधानी रखें कि नल का उपयोग करने के बाद उसको बंद कर दें। जैसे पानी आ रहा है, बहुत बार हम देखते हैं कि नालियों में पानी बह रहा है, तो मीठा पानी बर्बाद हो रहा है। आपका उपयोग नहीं है तो नल को कृपया करके बंद कर दीजिए। आपने अपना स्टॉक कर लिया, उसके बाद कई बार हम अपव्यय भी करते हैं, जैसे ब्रश कर रहे हैं, टुंटी चालू है, कई बार नल टपकने से भी, टुंटी टपकने से आलस करते हैं कि नहीं लाएंगे, उससे भी जो है होता है जल का अपव्यय। कई बार आप कहीं रास्ते में जाते हैं, आपको देख रहा है कोई टुंटी खुली साड़ी छोड़ के चला गया, आपका नैतिक दायित्व बनता है कि उसको बंद कर दें। तो छोटी छोटी चीज़ें भी जल को बचाएगी। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सभी 13 जिलों में, यानी उत्तराखंड में 13 जिले हैं, एक नया प्रयोग किया है, नवाचार, एक अनूठा प्रयोग। क्या कि उत्तराखंड तो अब हरिद्वार वगैरह संस्कृति का केंद्र है, भारत की प्राचीन। तो कहा है कि हर एक जिले के एक गांव में, यानी कुल 13 ऐसे गांव बनाए जाएंगे। प्रत्येक जिले में एक गांव ऐसा होगा जिसमें सभी लोग संस्कृत भाषा में बातचीत करेंगे। तो अब आप सोचिए, उस गांव में अगर आप पहुंचते हैं तो आपको क्या आनंद आएगा, बड़ा आनंद आएगा आपको।
तो ये संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए है। तो ये हमने देखा राष्ट्रीय परिदृश्य, जिसमें चाहे वो सोलर प्लांट का हो, चाहे अलग अलग राज्यों की बात हो, गोवा की, उत्तराखंड की, कभी कहीं की। अब बात आती है अंतरिक्ष, रक्षा और प्रौद्योगिकी विज्ञान। अंतरिक्ष, रक्षा, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान। तो इसमें एक है स्पार्क। स्पार्क क्या है, थोड़ी सी आपको इसका लोगो दिखा देते हैं। स्पार्क का ये इसरो का ही एक प्रोजेक्ट है, वर्चुअल स्पेस म्यूजियम। वर्चुअल का मतलब है कि जैसे अभी आप क्लास ले रहे हैं तो ये वर्चुअल है। कोचिंग में ऑफलाइन क्लास लेते हैं वो रियल होती है, और ये आप डिजिटल पढ़ रहे हो वर्चुअल है। तो एक डिजिटल म्यूजियम बनाया है इसरो ने, जिसमें आपको बच्चे हो, चाहे इंटरेस्टेड हो, चाहे बड़े हो, तो उनको बहुत सारा कंटेंट डिजिटल रूप में मिलेगा, जिसमें इसरो का इतिहास, उसकी उपलब्धियाँ, उसके साथ साथ अन्य जो खोजें हैं, चीज़ें हैं, वो सब 3D रूप में देखने को मिलेगी। तो ये एक तरह से जैसे फेसबुक का मेटा वर्जन है ना, उसी प्रकार से जो है ये मिलने वाला है। तो ये है स्पार्क। तो इसरो ने अपना पहला 3D वर्चुअल, 3D क्या मतलब होता है, 3 डायमेंशन। जैसे चीज़ आपको क्लियर, जैसे पेन है तो आपको ऐसे क्लियर दिखाई दे रहा है कि इसकी 2-3 दिशाएं दिख रही है, तीनों दिशाएं। तस्वीर होती है, चार्ट चिपका हुआ है, तो वो 3D नहीं है, वो 1D है। तो 3D वर्चुअल स्पेस जो है म्यूजियम, अंतरिक्ष म्यूजियम लॉन्च किया है। यह डिजिटल कंटेंट है, इतिहास, सफलताओं को दिखाया है। इस पार्क एक इसरो का, यह पार्क जो है इसरो का 3D वर्चुअल स्पेस पार्क है। इसमें म्यूजियम, थिएटर, बगीचे, ये ओरिजिनल में नहीं, आप घर बैठे ऐसे लगेगा आपको रियल में आप घूम रहे हैं, ऐसा लगेगा आपको। बच्चों के खेलने के पार्क, रॉकेट इत्यादि दिखाए गए हैं। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, अध्यक्ष सोमनाथ है। कुछ और फैक्ट की बात करें इसरो के अलावा, तो जैसे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये भी ध्यान रखें, बेसिक फैक्ट है। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो ऑप्शन में आपके कई चीज़ें आ सकती है, तो याद रखना आपको शहीद भगत सिंह पंजाब के ही थे, तो ये कर दिया है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है चंदौली। तो वैसे उत्तर प्रदेश में भी चावल होते हैं, गेहूँ सबसे ज़्यादा होते हैं, चावल सबसे ज़्यादा पश्चिमी बंगाल में होते हैं, मगर जैसे अपने गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र है, वैसे ही यूपी में एक स्थान है चंदौली, जिसे चावल का कटोरा कहा जाता है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है। तो ये चीज़ें अभी आपको ध्यान में रखनी है फैक्ट। बिहार में ही एक मिथिला जगह है, मिथिला, तो वहाँ के मखाने जो है, मखाने आपने खाए होंगे, छोटे मखाने, थोड़े बड़े मखाने, जिसके अंदर चना भी आया करता था। याद है, आजकल वो चीज़ें रही नहीं। पहले प्रसाद चढ़ाते थे तो मखाने के अंदर चने वाले मखाने भी आते थे और बड़े टेस्टी लगते थे। आजकल अब तरह तरह की मिठाइयाँ आ गई, तो उन चीज़ों का ज़माना चला गया। तो बिहार में मिथिला के अंदर जो मखाने हैं उसको GI, जियोग्राफिकल इंडेक्शन टैग, इसका मतलब ये होता है कि वो मखाने वहीं पर ही वैसे बन सकते हैं, उनको अगर यहाँ बनाएंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा। जैसे बीकानेरी भुजिया है, अब उन कलाकारों को वही मसाला, वही पानी दूसरी जगह ले जाके बनाया तो वो टेस्ट नहीं आया, जो बीकानेर के अंदर बनता है वो आता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो वहाँ का वातावरण, क्लाइमेट, भूगोल ही ऐसा है कि वहाँ के कलाकार प्लस वहाँ का वातावरण दोनों हो तो ही वो चीज़ बैठेगी, तो वो होता है GI टैग। MiG-21, तो ये एक विमान है, लड़ाकू विमान, बाइसन, ठीक है, इसका थोड़ा अपग्रेड वर्जन, और ये भी आपको फ़ोटो के रूप में दिखाते हैं। तो ये जो है, ये है MiG-21। आपको याद होगा जब भारत पाक के बीच में भी तकरार चल रही थी 2019 में, तो अभिनंदन वर्धमान ये विमान उड़ा रहे थे, और उन्होंने इस, तो मतलब ठीक ठाक, क्यों ठीक ठाक ऐसे कि इसके सामने जो विमान था पाकिस्तान में, F-16 अमेरिका का बहुत बड़ा लड़ाकू विमान था, उसको इसी विमान से मार गिराया। अभिनंदन के खुद के कौशल और इस MiG-21 की भी उसमें दोनों की भूमिका थी। हालांकि फिर यह नष्ट हो गया, तो पाकिस्तान में फिर वो वहाँ बॉर्डर पे उधर उस साइड उतरे, आपको सारा घटनाक्रम याद आ गया होगा। तो ये है MiG-21 बाइसन। अब क्या है कि ये काफ़ी पुराने हो गए, 1955 में लेने शुरू किए थे, तो अब इनको रिटायर करने का वक्त आ गया है। तो सरकार कह रही है कि धीरे धीरे 2025 तक, आने वाले 2-3 सालों में इनको रिटायर कर देंगे। 2025 तक कैसे? क्योंकि एक स्क्वाड्रन में
15 से 20 होते हैं, तो 4 स्क्वाड्रन है, लगभग 80 ऐसे विमान अभी है जिनको रिटायर करना है। तो सीधे तो अब देखो करोड़ों के हैं, ऐसे तो है नहीं कि सीधा रख दिया, तो धीरे धीरे इनको हटाएंगे, उनकी जगह फिर नई तकनीक के जो विमान है। अब भारत तो हल्के लड़ाकू विमान तेजस है और है, हेलीकॉप्टर है, कई चीज़ें आ गई है और विदेश से भी कई ले लिए हैं, तो इनको रिटायर करने का जो है वो प्लान है। तो 1955 के आसपास रूस से लिए थे, अपग्रेड वर्जन इसका MiG-21 बाइसन है और 2025 तक इनको रिटायर कर देगा। अभिनंदन वाली बात मैंने आपको बता ही दी। F-16 लड़ाकू विमान को जो है गिराया था। एक स्क्वाड्रन में लगभग 17 से 20 विमान होते हैं, तो 4 स्क्वाड्रन को जो है वो हटाया जाएगा। विक्रांत, बहुत ताकत है विक्रांत भारत की, बहुत शानदार एक, देखो आपको दिखाते हैं, युद्धपोत है ये विक्रांत। जो ये तो वो चाइना वाला है, ये है विक्रांत। तो ये ऐसा युद्धपोत है, बहुत लंबा चौड़ा, 219 मीटर के आसपास इसकी लंबाई, 200 मीटर से ज़्यादा, यानी फुटबॉल के कई जो मैदान है इसमें, खेल के मैदान जितने इसके में हैं, काफ़ी चौड़ाई है इसकी, ऊंचाई है इसकी 60 फीट के आसपास। बहुत सारे इसमें युद्धक विमान, हेलीकॉप्टर रखे जा सकते हैं। तो इसको नौसेना को सौंपा जा चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वदेशी है, इंडिया में कोचीन शिपयार्ड के द्वारा निर्मित है। तो ये इसकी खास बात है। तो भारत की एक बहुत बड़ी ताकत जो है नौसेना की, ये बन चुका है। तो भारत में निर्मित है, विकसित है, पहला विमानवाहक पोत है विक्रांत। तो याद रखना, इसको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। इसको सितंबर 2022 में नौसेना में शामिल कर दिया गया है। फिर ये कहलाता है INS विक्रांत शामिल करने के बाद। कोचीन, जो कि कहाँ पे, केरल में है, शिपयार्ड के द्वारा इसे 20,000 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इसकी ताकत बेमिसाल है, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर आदि सामग्री इसमें आराम से रखी जा सकती है। 219 ने 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा और 59 मीटर ऊंचा है। तो काफ़ी बेमिसाल, विशाल और काफ़ी जो है एक तरह से दुश्मन के लिए भयानक और भारत के लिए गर्व करने वाला ये INS विक्रांत है। VLSRSAM क्या है ये? तो VL यानी वर्चुअल वर्टिकल लॉन्चिंग। एक तो होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजेंटल। तो ज़मीन से आसमान की ओर तो हो गया वर्टिकल लॉन्च। SRSAM तो ये एक मिसाइल है भारतीय नौसेना द्वारा ओडिशा के चांदीपुर, कई बार चांदीपुर का अलग से भी पूछ सकते हैं कि चांदीपुर कहाँ है, तो यह परीक्षण रेंज है, तो ओडिशा में है। तो इस परीक्षण के अंदर से हवा, सतह से हवा यानी ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है ये, जिसको लॉन्च किया गया है, वर्टिकल लॉन्च। SR का मतलब शॉर्ट रेंज, SR यानी शॉर्ट रेंज यानी कम दूरी की, और सरफेस टू एयर, SA का मतलब सरफेस टू एयर और M यानी मिसाइल। तो शॉर्ट रेंज, कम दूरी की, सरफेस से एयर, ज़मीन से हवा में मिसाइल जो मार करने वाली मिसाइल है, इसका परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है। अब थोड़ा देख लेते हैं आर्थिक परिदृश्य। तो फॉर्च्यून एक पत्रिका है अमेरिका की, जो कि इकोनॉमिकल जो बदलाव उन पर नज़र रखती है। तो ये एक सूची जारी की इसने 500 कंपनियों की, तो बिजनेस मैगजीन है ये। तो 500 कंपनियों में जो टॉप पर आई, एक तो उसका नाम याद रख लो, तो वो आई अमेरिका की वॉलमार्ट। 2 नंबर पे आई अमेजॉन, जिससे आप सामान मंगवाते हैं, कई बार देखा होगा आपने। और भारत की कंपनियों की बात करें तो हालांकि उसमें रिलायंस वगैरह, टाटा ये भी थी, परंतु टॉप की बात करें तो LIC, हालांकि ओवरऑल इसका स्थान 98 या 99वां था। तो LIC जो है वो भारत में टॉप पर रही अपने वो उसके नेटवर्थ के आधार पे। 2025 अभी चल रहा है 22, आगे 3 सालों में जो NH है, राष्ट्रीय राजमार्ग, वो कितने बढ़ जाएंगे, उसका एक आकलन किया गया है। कि हम पुरानी बात करें कि 1950 से 2015 के बीच जो NH है वो लगभग थे 77,000 किलोमीटर, और आने वाले 10 सालों में जस्ट दुगुने यानी 1,80,000 किलोमीटर, दुगुने से भी ज़्यादा जो वो हो जाएंगे। यानी जितने पिछले
50, 60, 65 सालों में जितने बने उतने आने वाले 10 सालों में बनने वाले हैं पुनः। तो ये भी एक बड़ी गर्व की और विकास की बात है। आजकल दोस्तों क्या है कि आपको पता है पेट्रोल वाली गाड़ियों की अब डिमांड कम हो रही है, इलेक्ट्रिक स्कूटी आ गई, इलेक्ट्रिक कारें वो भी आने वाली है। पेट्रोल के अंदर एक इथेनॉल और मिलाते हैं 10% और अब 20% तक की अनुमति दे दी है, जिससे क्या है कि इंजन का भी नुकसान नहीं होता और थोड़ा कार्बन कम निकलता है और पेट्रोल की बचत भी होती है, क्योंकि पेट्रोल महंगा भी हो गया और उसको धीरे धीरे बंद ही करना है। 2030 तक तो पूरे वाहन बंद ही हो जाएंगे पेट्रोल के नए बनने, ठीक है, पूरी तरह से। तो मोदी जी ने हरियाणा के पानीपत से एक इथेनॉल का दूसरी पीढ़ी का 2G इथेनॉल संयंत्र जो है, पीढ़ी के ये ई है इथेनॉल संयंत्र को विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर, यानी 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन, याद रखना, जैव ईंधन यानी बायोडीजल, यानी जो पेड़ पौधों इत्यादि से तैयार हो, तो उसको इस दिन के अवसर पर राष्ट्र को समर्पित किया। यहाँ पर 2 लाख टन चावल की जो भूसी है, पराली, आपने सुना है ना, अखबार में भी पढ़ा होगा कि पराली जलाते हैं जिससे आसमान में धुआं हो जाता है, नुकसान होता है। तो चावल के खेत है वहाँ, तो उस पराली से उसको जलाने के बजाय उसका उपयोग करके उससे जो है 2 लाख टन चावल की भूसी से 3 करोड़ लीटर एथेनॉल का वार्षिक उत्पादन होगा। तो अब देखो किस प्रकार से जो है चीज़ों को बदला जा सकता है, विज्ञान, तकनीक और आर्थिक इन्वेस्टमेंट से। इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जाता है 20% तक। हाइड्रोजन बस, तो हमने हाइड्रोजन ट्रेन का तो पढ़ा ही था अभी 15 मिनट पहले। कमेंट करें कौन से देश ने हाइड्रोजन ट्रेन चलाई है, याद आया आपको? याद करो, यूरोपीय देश है। तो हाइड्रोजन बस की बात करें तो भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन बस जो है ईंधन बस, ये पुणे में चली है, याद रखना, पुणे। इसमें बिजली उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन और वायु का उपयोग होगा, हाइड्रोजन और वायु। तो इसके लिए क्या चाहिएगा? पानी। तो पानी का फव्वारा, पानी का प्रवाह चलेगा और उससे हाइड्रोजन वायु बनेगी, जिससे कि उसको ऊर्जा मिलेगी और ज़बरदस्त ऊर्जा इनसे मिलती है। और जीरो ग्रीन हाउस, कोई भी प्रकार की जो गैस है CO2 वगैरह वो नहीं निकलेगी, ग्रीन हाउस गैस। सुपर वासुकी, ये क्या है? तो ये अभी हमने बात की थी कि 75वां वर्ष चल रहा है आज़ादी का, 75 वर्ष हो गए, 76वां। तो एक स्पेशल ट्रेन चलाई रेलवे ने अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में। क्या था इसमें? इसमें 3.5 यानी कि 3.5 किलोमीटर, ऐसे देख लो आप, लंबी 6 इंजन वाली 295 वैगन्स यानी 295 डिब्बे, 300 डिब्बे मान लो, एक डिब्बा मान लो आप, तीन ट्रक से भी बड़ा होता है, तो 300 मतलब 900 ट्रक के लगभग उतना। और मालगाड़ी 15 अगस्त को ये चलाई गई। चलो इसकी भी थोड़ी सी आपको झलक जो है वो दिखला देते हैं। ये है वो, ये तो इसमें तो हालांकि अब इतनी 3 किलोमीटर की तो फोटो आनी भी मुश्किल है, तो इंटरनेट पे कहीं मिली नहीं। तो इस प्रकार से देखो, आप देख सकते हैं कि बहुत लंबी जो है मालगाड़ी थी और कोयला जो है इसमें से ले जाया गया, कोयला ढोया गया छत्तीसगढ़ से लेके और इसको नागपुर महाराष्ट्र तक 27,000 टन कोयला जो है ये लेकर गई। पहले भी एक चलाई थी, वो खाली चली थी कुछ सालों पहले। तो सबसे लंबी और भारी मालगाड़ी है। क्या नाम था इसका? नाम ज़रूर याद रख लेना, सुपर वासुकी, ठीक है। अब आती है बात राजस्थान के परिदृश्य की। तो आर्थिक परिदृश्य हमने देख लिया, विज्ञान प्रौद्योगिकी देख ली, राष्ट्रीय देख लिया, अंतर्राष्ट्रीय देख लिया। तो अब हम राजस्थान का परिदृश्य देख लेते हैं। तो इसमें राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम RREC, राजस्थान रीन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन, अक्षय ऊर्जा जो कभी नष्ट नहीं होगी, यानी कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि को बढ़ावा देने वाला निगम जो है, ये भारत में सौर और अक्षय ऊर्जा की क्षमता में वृद्धि के लिए, जैसे अब सौर ऊर्जा में तो राजस्थान 1 नंबर पे आ गया है, तो इसका भी योगदान है ना इस निगम का। तो इस निगम को 5 राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो दिए गए हैं। इसके प्रबंध निदेशक अनिल कुमार है, प्रशासनिक अधिकारी है।
राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी, यानी सामाजिक जो गतिविधियां हैं, जो प्रस्तुतियां हैं, उसके लिए ऑडिट करने वाली एक अथॉरिटी बनाई जा रही है ताकि जो पारदर्शिता है प्रशासन में वो बढ़ सकें। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसकी घोषणा की है और इसका उद्देश्य क्या है, जो सार्वजनिक योजनाएं हैं, निगम है, सेवाएं हैं, उनका क्रियान्वयन है, उसमें पारदर्शिता आए, जनता की सहभागिता बढ़े, जनता की संतुष्टि बढ़े, जनता को गुणवत्ता सुनिश्चित हो। इस सब के लिए नाम है ना ऑडिट, परफॉर्मेंस की ऑडिट। राजस्थान हस्तशिल्प यानी हाथ से बनी हुई चीज़ें, उनकी नीति भी जारी कर दी है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा नीति 2019 के बाद अब एक बड़ी नीति है 2022। तो इस नीति का उद्देश्य है मार्केटिंग करना, जो हस्तशिल्प है ना उसकी ही नहीं है ये ई मार्केटिंग, क्योंकि आजकल आपको पता है कि ऑनलाइन चीज़ें मिलती है। तो हस्तशिल्प को अगर ऑनलाइन डाला जाए बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों पर तो फ़ायदा होगा। ऋण की सुविधा देना, छात्रवृत्तियाँ देना, सामाजिक सुरक्षा देना, जो हस्तशिल्प कलाकार हैं उनको, हस्तशिल्प के मेले आयोजित करना, ठीक है, आदि प्रकार से हस्तशिल्प को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना, निर्यात को प्रोत्साहन देना आदि इसके उद्देश्य है। तो ये नीति कब जारी की गई? 2022। क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। देखो अगले, राजस्थान महिला निधि, निधि यानी कोष, खजाना, यानी महिलाओं को किसी प्रकार की कोई छात्रवृत्ति वगैरह, ऋण वगैरह देना हो तो इस निधि से जो है दिया जा सकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस निधि का लोकार्पण किया है महिला समानता दिवस के अवसर पर। कब? 26 अगस्त। देखो ये थोड़े थोड़े दिवस भी 2-3 नए आ गए हैं तो याद रखना इनको, इस क्लास में आ गए 2 दिवस नए। तेलंगाना के बाद राजस्थान दूसरा राज्य है जहां महिला निधि की घोषणा हुई है। मथुरा दास मथुर अवार्ड किस में दिए जाते हैं? सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, क्रिकेट के क्षेत्र में दिए जाते हैं। पहली बात इंपॉर्टेंट, दिए जाने वाले 29वें मथुरा दास मथुर अवार्ड जो है ये दिए गए अभी। और सीनियर वर्ग में क्रिकेटर है अनिकेत चौधरी, उनको मिला, और जूनियर वर्ग में अनिरुद्ध जो है उनको मिला एक पुरस्कार। तो अनिकेत और अनिरुद्ध नाम थोड़ा ध्यान रख लेना। बाकी किस क्षेत्र में दिए जाते हैं पूछा जा सकता है। वीर दुर्गादास राठौड़ की पंच धातु की मूर्ति का लोकार्पण, 5 धातु कांसा, तांबा इत्यादि मिलाकर। तो वीर दुर्गादास राठौड़ से आप परिचित है, राजस्थान के स्वामी भक्त जो है ये माने जाते हैं। और आपको याद होगा अजीत सिंह की इन्होंने रक्षा की थी, औरंगजेब से लड़ाई की, बहुत बड़ा इनका योगदान रहा। तो इनकी जो प्रतिमा है वो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोधपुर आए और जोधपुर ज़िले में सलवा कला, जो इनका मूल गांव था पैतृक, वहाँ पर घोड़े पे सवार प्रतिमा का लोकार्पण किया है। ये दुर्गादास राठौड़ की 385वीं जयंती के अवसर पर 12 फीट ऊंची, 1400 किलो वजनी जो इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहाँ पर है देखो, आपको दिखाते हैं। ये दैनिक भास्कर की न्यूज़ है। 385वीं जयंती, 12 फीट 1400 किलो, जयपुर के मूर्तिकारों ने बनाया। NRI दिलीप करण मूड़ी के प्रयासों से, उनका NRI है, विदेश में रहते हैं। पैतृक गांव है दुर्गादास राठौड़ का सलवा कला, जोधपुर में, वहाँ लगी है। अष्ट धातु, वहाँ 5 धातु था, यहाँ अष्ट धातु है। चलो वैसे अष्ट धातु ही जो है वो माना जाता है शुभ। तो मेन धातु तो जैसे पीतल, कांसा ये होगा, और कुछ धातुएं थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलाकर तो ये मूर्ति जो है वो बनाई गई है। तो कहाँ पूछा जा सकता है? तो सलवा कला, जोधपुर। राजस्थान डिजी फेस्ट, तो डिजिटल और फाइनेंशियल, तो ये दोनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो तकनीकी उद्यमिता, स्टेटस निवेशकों, स्टार्ट जो है, निवेशक है, युवा है, शिक्षक है, विद्वान है, उन सबको एक मंच पर लाना और नए नवाचार करवाना। तो डिजीफेस्ट के तहत जैसे एक वेबसाइट बनाने का वेब माई वे एक प्लेटफॉर्म दिया है सरकार ने, जिसमें जो युवा है वो अपनी कोई नई वेबसाइट आसानी से डायनेमिक तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। बहुत कम समय में वेबसाइट बनाई जा सकती है। आरकेट क्या है पूछा जा सकता है, जयपुर में है, याद रखना, यूनिवर्सिटी है ये। राजीव गांधी, आर का मतलब राजीव गांधी। केट शी यानी कि इसमें हो गया
एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जयपुर में स्थापित हुआ है, उद्घाटन हो गया है। और इसमें जैसे जो नियमित विद्यार्थी है, घर बैठे हैं, दूरस्थ डिजिटल टेक्नोलॉजी है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और आज के समय में जैसे डिजिटल जितने भी कंटेंट हैं, ऑनलाइन चीज़ें हैं सारी, वो सब कोर्सेज इसमें सीख पाएंगे। विस्रोन क्या है? भारत में बनाया गया पहला कृषि लोन, नहीं ड्रोन, ठीक है, ड्रोन। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा रह जाता है, इसको अपडेट कर देंगे। टेलीग्राम पर इसकी PDF भेज देंगे, यस गुरु एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी। और हाँ, स्कूल लेक्चरर के लिए भी हमने बहुत शानदार टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च कर रखी है फर्स्ट ग्रेड के लिए, जो यस गुरु एप्लीकेशन पर है, तो उसको भी आप विजिट करना। उसकी खासियत एक तो ये है कि आप उन सभी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट ले सकते हैं। मोबाइल में ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, दोनों फॉर्मेट आपके लिए उपलब्ध है। 35 टेस्ट GK के हैं, 25 टेस्ट साइकोलॉजी के हैं जो सेकंड पेपर में काम आएंगे और ये फर्स्ट पेपर में काम आएंगे। इसमें 7 टेस्ट एजुकेशन मैनेजमेंट के हैं, 5 टेस्ट करंट अफेयर के हैं। बाकी राजस्थान GK के हैं 8 टेस्ट, और फिर उसके अलावा जैसे एक हिंदी, एक अंग्रेजी, गणित, विज्ञान इत्यादि के भी, और इतिहास के कुछ, कुल मिलाकर 35 टेस्ट जो है वो है। और प्रश्नों की संख्या देखें तो ये हो जाएंगे 750 तो मनोविज्ञान के हैं, और ये लगभग है 1700 के आसपास। तो कुल 2500 जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, जिसमें हमने कुछ ओल्ड पेपर में आए हुए क्वेश्चंस भी आपको डाउनलोड के लिए दिए हैं। तो 2500 प्रश्नों की एक टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है। विस्रोन क्या है? ड्रोन, कृषि ड्रोन। दिखा देते हैं आपको, ये है वो कृषि ड्रोन जो है। इसमें खासियत क्या बात है? इसकी खास बात यह है दोस्तों कि इसकी खासियत यह है कि आजकल किसान भी तो अब डिजिटल हो रहे हैं ना, मोबाइल है किसान के पास और सिंचाई की सुविधा है, तो अब फव्वारा अंदर जाके छिड़को तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो देखो ड्रोन से आराम से सीधे जो है इसमें दवाइयाँ वगैरह वो छिड़के जा सकते हैं। तो बहुत शानदार जो है तकनीक है ये। तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, इसके बारे में मैंने अलग से एक पूरा वीडियो लगा रखा है, तो इसलिए मैं शॉर्ट में इसको बता देता हूँ कि जोधपुर ज़िले के पाल गांव से शुभारंभ हुआ 29 अगस्त को। 29 अगस्त जो है वो क्या है आपको पता है? मेजर जो ध्यानचंद है उनका वो जन्म दिवस, और 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक ये चलेंगे। पहला स्तर ग्राम पंचायत पे होगा 29 अगस्त से 1 सितंबर, फिर ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, और फिर राज्य स्तर पर। 2% आरक्षण है सरकारी नौकरियों में, राजस्थान सरकार ने दे रखा है खिलाड़ियों को। 2 से 5 अक्टूबर को राज्य स्तर पर होंगे। और इसमें जो प्रतियोगिताएं हैं 6 खेल, याद रखना 6 खेल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कबड्डी, खो खो, हॉकी, वॉलीबॉल, शूटिंग वॉलीबॉल और टेनिस बॉल क्रिकेट, यानी कि क्रिकेट भी कौन से? टेनिस वाली बॉल से। तो क्रिकेट है और ये है। इसमें खो खो केवल महिलाओं के लिए है और शूटिंग बॉल केवल पुरुषों के लिए है। इसका शुभंकर शेरू है, शेरू यानी एक शेर का बच्चा सा है टी शर्ट पहने हुए। आयु सीमा 15 से 70 वर्ष है। स्कूली बच्चे हो चाहे गांव का नागरिक हो, कोई भी ग्रामवासी इसमें शामिल हो सकता है, यानी अब तो ये हो चुके हैं। तो ऑनलाइन वो हुआ था इनका रजिस्ट्रेशन। बजट लगभग 40 करोड़ है। मुख्यमंत्री के साथ में कृष्णा पूनिया भी थी। तो ये कौन है? राजस्थान खेल परिषद, क्रीड़ा अकादमी, उसकी अध्यक्षा है श्रीमती कृष्णा पूनिया। श्रीमती यहाँ पे आएगा, श्रीमती खुद अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रही हैं। देशभक्ति गीत गाने का विश्व रिकॉर्ड। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि राजस्थान के 1 करोड़ निजी और सरकारी विद्यार्थियों ने 12 अगस्त, ये तारीख याद रखना, 12 अगस्त, 15 अगस्त से 3 दिन पहले एक रिकॉर्ड स्थापित किया, जिसमें एक साथ 10 बजे 6 देशभक्ति गीत बच्चों ने गाए सभी स्कूलों में। हमारे स्कूल में भी गाए गए। तो इसमें 10 बजे एक लय में एक साथ गायन गाया गया। 6 गीत कौन से थे? झंडा ऊंचा रहे हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, अगला था हम होंगे कामयाब, और फिर वंदे मातरम और जनगण मन। शुरुआत हुई वंदे मातरम से, समापन हुआ जनगण मन से।
तो 6 गीत गाए गए 12 अगस्त को और राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है वो बनाया गया, राजस्थान का गिनीज बुक में नाम इसका आया। राष्ट्रपति का नागरिक सुरक्षा पदक जितेंद्र कुमार सोनी, जिला कलेक्टर महोदय और जगदीश प्रसाद रावत, इन 2 को मिला है नागरिकों के कल्याण आदि के कार्यों के लिए। ई मित्र से आपका काम पड़ता ही है, तो पूरे भारत में 3 लाख ई मित्र है, जिसमें अकेले राजस्थान में 1 लाख ई मित्र है। 85,000 ई मित्र और फिर 15,000 ई मित्र प्लस। तो इसलिए राजस्थान को डिजिटल माध्यम से सेवाओं की अदायगी के मामले में पहला स्थान, अव्वल स्थान जो है वो रहा है। तस्वीरों की बात करें तो लगभग हमने सारी जो है तस्वीरों को देख लिया है, क्योंकि इनसे चीज़ें क्या थोड़ी स्थायी बनती है। कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़, तो ये जो 2 गढ़ है, कुंभलगढ़ तो है राजसमंद में और चित्तौड़गढ़ में है, तो इनको बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया ट्रेवल अवार्ड जो है वो मिला है, याद रखना, पूछा जा सकता है। BC सखी जैसे सहयोग के लिए, तो BC का मतलब होगा बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट, यानी बैंकों की ओर से भी, जैसे आंगनबाड़ी और होती है ना, वैसे बैंकों की ओर से भी कुछ महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक संबंधी जानकारी सेवाएं देने के लिए नियुक्त किया गया है। इसके लिए एक तो राजीविका जो राजस्थान का संगठन है और एक बैंक उनके साथ में लेकर MOU हुआ है। इन्वेस्ट राजस्थान 2022 ये जयपुर में 7-8 अक्टूबर 2022 में होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़ी समिट जो है वो होगी। राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण, इसकी पीठ जो है वो जोधपुर में स्थायी रूप से इसकी पीठ जो स्थापित करने की घोषणा कर दी गई है। रणबीर सिंह प्रसिद्ध रंगकर्मी थिएटर कलाकार थे, हाल ही में निधन हो गया। तनिष्का श्रीवास्तव जयपुर की 12 वर्षीय कथक नृत्यांगना है, याद रखना इसको, तनिष्का। और अभी दुबई में एक प्रतियोगिता हुई जिसमें गोल्ड मेडल इसने जीता। चलो ये इसकी आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये देखिए, ये है जयपुर की तनिष्का, कथक नृत्यांगना है, 12 वर्षीय और दुबई में, ये लिखा देखो दुबई परफॉर्मेंस, उसमें जो इसने जीता। राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जमूरी, तो इसका बार आ गया है, पहले भी कुछ वीडियोज में आया था। 4 से 10 जनवरी 2023 में आयोजन होगा पाली जिले के रोहट में, याद रखना आप इसको। और राजस्थान में 66 वर्ष बाद ये आयोजन होने जा रहा है। प्रदेश का पहला मोटर मार्केट, तो इसमें कोटा में स्थापित किया जा रहा है, जहाँ पे बड़ी संख्या में मोटर गाड़ियाँ पुरानी नई खरीद फरोख्त वगैरह हो सकेगी। इसमें विभिन्न प्रकार के नए पुराने वाहन। समाई माता, ये बांसवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा जिले में स्थित है। इसको भी टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा और करीब 2 करोड़ की लागत से पौधारोपण और अन्य फूल वगैरह लगा के सौंदर्यीकरण किया जाएगा, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे आए। और एक लव कुश वाटिका भी वहाँ पे बनाई जाएगी। तो कहाँ पर है ये? बांसवाड़ा। रूपाखेड़ा और तांबेसरा, ये 2 स्थान पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ये भी बांसवाड़ा में है। और बांसवाड़ा में आपको पता है काला खूंटा, ठीक है, काला खूंटा एक स्थान है जहाँ पे मैंगनीज जो है वो खनिज जो है वो पाया जाता है। और अब रूपाखेड़ा और तांबेसरा वहाँ पे पास में, वहाँ पर भी इसके भंडार अयस्क जो है वो मिले हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना, ये आपको पता ही है किससे संबंधित है। पहले तो RS IS एग्ज़ाम पास करते थे उनको नगद पैसे मिलते थे, अब कोचिंग की सुविधा दे दी है कि भाई आप कोचिंग जो है वो कर लीजिए, फ्री कोचिंग सरकार पैसा देती है। तो कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आप कर सकते हैं। गोगा मेडी मेला, गोगा जी का भी लगा था हनुमानगढ़ में, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से शुरू हो जाता है, यानी भादवा लगता है ना उस दिन से, और पूरे भादवे जो है भादवे की शुक्ल पूर्णिमा तक चलता है। और वैसे गोगा जी की जो नवमी और भादवे में आती है। देवस्थान उद्योग और वाणिज्य मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत ने इसका उद्घाटन किया। सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है क्योंकि हिंदू मुस्लिम सभी वहाँ जाते हैं। और गोगा नवमी आती है भादवे में, कृष्ण जन्माष्टमी होती है ना उसके अगले दिन, यानी कृष्ण पक्ष की नवमी को। प्रोफेसर सुधीर राजीव, इनको राज्यपाल, और राज्यपाल क्या होते हैं? कुलाधिपति होते हैं, यानी सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। कलराज मिश्र ने हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर का
क्या नियुक्त किया है? जयपुर के कुलपति नियुक्त किए हैं। ठीक है, मधुकर गुप्ता, ये है राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनको बनाया गया है। चलिए मधुकर गुप्ता साहब की फ़ोटो भी आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए लिखा हुआ है मधुकर गुप्ता राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त। ठीक है, तो ये है मधुकर गुप्ता, तो इनको बनाया गया है। इनका कार्यकाल रहेगा 65 वर्ष, यानी कि 2025 तक इनका रहेगा। तो ये था दोस्तों अपने पार्ट 1, अभी तो पार्ट 1 हुआ है, अभी 30 पेज कवर हुए हैं। 20 पेज जो है क्रोनोलॉजी के, उसके नोट्स बनाकर एक वीडियो पार्ट 2 के रूप में अभी आना बाकी है। तो ये वीडियो भी आगामी एग्ज़ाम्स और विशेषकर अभी जो फर्स्ट ग्रेड है उसके लिए, सेकंड ग्रेड, अन्य परीक्षाएं सभी के लिए उपयोगी है, अन्य कंपटीशन हो चाहे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। पूरा किस किस ने देखा है वो कमेंट ज़रूर करना। यस लिखेंगे अगर आप YES या Y, इसका मतलब आपने पूरा देखा है। चलो जी, धन्यवाद।